Assalamualaikum math class, chapter number 2, lecture number 7, नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, द न्यूक्लियस मॉडल, और उसके बारे में हमने पोस्टुलेट्स, ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स एंड डिफेक्ट्स भी हमने सारे स्टडी किए थे। अब हम पढ़ेंगे बोहर के नजरिए को कि बोहर एटम के बारे में क्या कहता है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बोहर के क्या ख्यालात हैं। तो 1913 में बोहर ने अपना मॉडल पेश किया और किस बुनियाद पे किया कि रदरफोर्ड की थ्योरी को रिजेक्ट किया, ठीक है, उसके डिफेक्ट्स की बुनियाद पे उसने उसके मॉडल को जो है रिजेक्ट किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस मॉडल में ये है कि इसने स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को अच्छी तरह से डिफाइन किया बाय द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो हम इसके पोस्टुलेट्स को पढ़ते हैं कि पोस्टुलेट्स क्या है नील बोहर के। पहला पोस्टुलेट हमारे पास मौजूद है कि एटम हैज फिक्स्ड ऑर्बिट्स वेयर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल रिवॉल्व, ठीक है। एटम के पास फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं, फिक्स्ड सर्कल्स होते हैं, फिक्स्ड शेल्स होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है क्या करता है, रिवॉल्व करता है, घूमता है। बुक में मेंशन है कि आपके रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। मैंने यहां पर नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है, सिंपल सी बात है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के बाहर ही घूमेगा क्योंकि ऑर्बिट्स और शेल्स जो है वो न्यूक्लियस के बाहर ही है। सेकंड है द ऑर्बिट possesses certain amount of energy which are called shells। जो ऑर्बिट्स हैं उनके पास अपनी एनर्जी है, उनके पास अपनी खास एनर्जी है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने एक ये बनाया ऑर्बिट और दूसरा ये ऑर्बिट, ये हाफ में ऑर्बिट बनाया, ठीक है, मैंने पूरा सर्कल नहीं बनाया, सिर्फ समझाने के लिए कि ये एक ऑर्बिट है और दूसरा, मिसाल से ये एक ऑर्बिट है और दूसरा ऑर्बिट है ये वाला। तो इनकी जो एनर्जी है वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी एक दूसरे से, और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी सबकी, दोनों की, ठीक है जी। इनको कहा जाएगा शेल्स, और शेल्स का होंगे उनके नाम जो है हमने क्या दिए, के एल एम एन, ठीक है। सीक्वेंस वाइज पहला शेल जो है वो के है, दूसरा शेल एल है, तीसरा एम, चौथा एन, दोनों जितने होंगे फिर शेल इस तरह बढ़ते जाएंगे अल्फाबेटिकली। थर्ड पॉइंट, द एनर्जी लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर। जो एनर्जी लेवल है, जो शेल है, जो ऑर्बिट है, उसे हम किसी भी इंटीजर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सा इंटीजर होगा, मिसाल के तौर पे एग्जांपल n is equals to 1, अगर पहला शेल है तो n किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, जिसे हम कहेंगे क्वांटम नंबर है। ये उस शेल का जो है वो क्वांटम नंबर है, बेसिक नंबर है। फोर्थ पॉइंट में इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा अब यहां तक जो बातें थी ये बेसिक था। अब इन बातों के अंदर जो डिफेक्ट बोहर ने क्लियर किया, किसका, रदरफोर्ड का, जो हमने पहला डिफेक्ट पढ़ा था कि रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, ना उसको डिफाइन किया था रदरफोर्ड ने। तो इन पोस्टुलेट्स की बुनियाद पे एटम का स्टेबिलिटी भी बोहर ने जो है वो आपको बताई थी। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स कंटीन्यूअसली। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर, अपने शेल्स के अंदर क्या करते हैं, कंटीन्यूअसली मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, बट दे डू नॉट एब्सॉर्ब और इमिट एनर्जी। अब यहाँ पर ये पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। अब जब वो रिवॉल्व करते रहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, किसी भी चीज को, कोई भी चीज अगर घूमती रहे गोल गोल तो एनर्जी को खारिज करेगी, कोई भी चीज हो भले एनर्जी खारिज होगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो थक के जो है वो सेंटर में गिर जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं होता, ये सवाल था हमारे पास इफेक्ट्स में। तो इसका जवाब जो है बोहर ने पेश किया था कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दरअसल खुद मूव नहीं करता, वो अपनी एनर्जी को कभी भी इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो शेल की एनर्जी को इस्तेमाल करता है, और वो शेल की एनर्जी इस्तेमाल करके अपने आप को मूवमेंट में रखता है, ठीक है। दे डू नॉट एब्सॉर्ब एनर्जी, ना वो एब्सॉर्ब करता है एनर्जी, ना ही वो इमिट करता है एनर्जी, ठीक है, लेकिन घूमता रहता है कंटीन्यूअसली शेल की मदद से, शेल्स की एनर्जी में। पांचवा पॉइंट है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर E1 टू E2 इट एब्सॉर्ब्स एनर्जी। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन, मिसाल से ये हमारे पास जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऊपर की तरफ, तो ये एनर्जी लेवल है लोअर और ऊपर वाला एनर्जी लेवल है हायर। मैंने इसका नाम लिखा है, नीचे वाले एनर्जी लेवल को कहते हैं ग्राउंड स्टेट और ऊपर वाले एनर्जी लेवल को कहते हैं सैटन स्टेट। तो जब भी एटम लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, ठीक है, वो जस्ट करेगा एनर्जी को, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम E2 टू E1 इट इमिट्स एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, यहां से वहां चला गया, तो जब वापस आएगा यहाँ पर तो क्या करेगा, वो इमिट करेगा एनर्जी को, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट देखिए हम कि द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन इज डिसकंटीन्यूअस इन फॉर्म। जो इमिशन हो रही है लाइट का
इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तब भी वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आएगा, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तब भी वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। मिसाल के तौर पे अब एक एग्जांपल समझें कि ये शेल नंबर 2 है, ये शेल नंबर 1 है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसे एनर्जी देंगे तो ये क्या होगी, एनर्जी पहले एब्जॉर्ब होगी। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है, लाइट स्पेक्ट्रम बनता है। लाइट जब रुक जाएगी, लाइट की सोर्स खत्म हो जाएगी, जब एब्जॉर्प्शन हो रही है तो कौन सा स्पेक्ट्रम आना है, तो आपने लाइट स्पेक्ट्रम मिलना है, ठीक है। चलिए फिर लाइट स्पेक्ट्रम मिल गया, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। तो जब तक ये इस दौरान इस इलाके में जब ये ऊपर जा रहा था तो वो क्या दे रहा था, कंटीन्यूअस एनर्जी दे रहा था। लेकिन जैसे ही इस ऑर्बिट में चला गया वहां जाके बैठ जाएगा, वहां जाके रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी देखी जाएगी यहाँ पर कि इसकी एनर्जी कितनी लेके आया और कितनी एनर्जी थी इस शेल की। तो उस हिसाब से फिर ये रुकेगा, फिर दोबारा से एक ब्लैक लाइन स्पॉट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ भी एक ब्लैक लाइन आएगी और यहाँ भी एक ब्लैक लाइन आएगी। इन ब्लैक लाइंस की वजह से इस पॉइंट को उन्होंने ये बताया कि डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में होगी जो एनर्जी होगी, ये मीडियम होगी, जो एब्जॉर्प्शन होगी वो डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में होगी, मतलब कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, सिर्फ इस वजह से। अच्छा जी, जो एनर्जी होगी किस सूरत में होगी, पैकेट्स की सूरत में होगी, उन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। अच्छा, फोटॉन्स का मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ये क्वांटम होते हैं, लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के अंदर, और ये आपके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, मैं अभी ज्यादा नहीं बता रहा आपको इसके बारे में। अच्छा, द एनर्जी डिफरेंस या फिर द डेल्टा ई इज एनर्जी डिफरेंस, जो डेल्टा ई होगा वो एनर्जी डिफरेंस होगा। डेल्टा ई का मतलब, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो जो चेंज इन एनर्जी होगी वो किस तरह फाइंड करेंगे, मतलब आपका डिफरेंस इन एनर्जी किस तरह फाइंड की जाएगी, ये फार्मूला है इसका कि डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1। E2 मतलब हायर स्टेट वाले उसकी आपके, E2 मतलब हायर लेवल वाले आपके शेल की एनर्जी, और E1 मतलब लोअर वाले की। तो हायर वाले से आप लोअर वाले की जब एनर्जी को माइनस करेंगे तो आपको चेंज इन एनर्जी जो है वो मिल जाएगा। फिर डेल्टा आपकी डिफरेंस कितना है एनर्जी के अंदर शेल की, ठीक है। ओके, 9th पॉइंट में कह रहा है कि स्टेशनरी स्टेट्स वर प्रेजेंट in those orbits where angular moment of electron is integer multiple of nh/2 pi। मतलब स्टेशनरी स्टेट्स जो हैं वहीं पर पॉसिबल हो सकती हैं, वही हो सकती है इलेक्ट्रॉन की जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल हो किसके, nh/2 pi के, ठीक है। n is for number of shell, h is for Planck's constant और 2 pi is for radius of the orbit of the shell, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने ड्राइंग्स की डायग्राम बना के रखा हुआ है। ये आपके पास ग्राउंड स्टेट पहला शेल, ऊपर वाला एक्साइटेड स्टेट होता है। इस तरह से जब ऊपर जाते जाते हैं शेल तो उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। जैसे n1 की एनर्जी जो है वो n2 की एनर्जी से कम होती है और n2 की एनर्जी जो है वो n3 की एनर्जी से कम होती है। इस तरह से एनर्जी डिफरेंस आता है। अच्छा, तो जब हमने पोस्टुलेट्स की पढ़ ली है तो अब हम पढ़ेंगे इसकी डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट्स क्या है, डिफेक्ट्स को मैं आपसे डिफाइन कर देता हूँ, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर, ज़्यादा उसके बारे में बता देता हूँ कि एक डिफेक्ट ये है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट है वो किस तरह नहीं बता पाए, और ज़ीमैन इफेक्ट होता क्या है। ज़ीमैन इफेक्ट का मतलब है, मिसाल के तौर पे कि एटम, कोई एटम है, उसका स्पेक्ट्रल बन रहा है, उसका स्पेक्ट्रल बन रहा है, ठीक है, उसका स्पेक्ट्रा बना हुआ है यहाँ पर, ये है उसका स्पेक्ट्रा किसी एटम का। अब किसी एटम का स्पेक्ट्रा है तो उसके दरमियान जो है वो ब्लैक लाइन भी आएगी, ठीक है ना, डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में होता है, तो ये ब्लैक लाइन ऑब्टेंड हुई है। तो अगर मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कोई हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दें, कोई हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करें तो कोई असर पड़ेगा इस मैग्नेटिक आपके, कोई असर पड़ेगा इस स्पेक्ट्रा पे या नहीं पड़ेगा, बोहर ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसी तरह से बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट भी जो है वो बोहर नहीं बयान कर सका कि स्टार्क इफेक्ट क्या है। अब मैं आपको बता दूं, स्टार्क इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का असर है। इसमें बोहर इसको भी बयान नहीं कर सका कि मिसाल है कि ये भी एक आपके पास जो है स्पेक्ट्रा बन रहा है किसी एटम का, जिसमें कोई ब्लैक लाइन जरूर होती है बनाना, ठीक है, क्योंकि ऑब्टेंड होता है एटम से लाइन स्पेक्ट्रम में। तो ये जो एटम से, किसी भी एटम से स्पेक्ट्रा जो है हमें ऑब्टेंड हुआ है, अगर इसको हम किसी, यहाँ जैसे हमने मैग्नेट रखी थी, ये मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है, और यहाँ पर हमने कोई वायर रख दिया जिसमें प्लस चार्ज भी और माइनस चार्ज भी और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी किसी एटम के स्पेक्ट्रा के करीब, तो क्या कोई असर पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा। तो ये एटम के बारे में ये भी चीज हमें बोहर ने नहीं बताई, एक्सप्लेन नहीं करी। और इसके अलावा जो बोहर का जौहरी नजरिया है वो हिजनबर्ग, एक साइंटिस्ट हैं हिजनबर्ग, इन्होंने अपना एक समझे कि प्रिंसिपल पेश किया था, एक बात बताई की थी कि भाई एक वक्त में आप एटम की मिसाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, एक वक्त में सिर्फ एक चीज फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, जैसे बोहर ने कहा था
कि हम एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं और उसकी पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला mvr इक्वल्स टू nh/2π। तो इस बात को हिजनबर्ग ने जो है वो गलत करार दिया था और कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल नेचर है, तो पार्टिकल की हम एक ही चीज एक वक्त में फाइंड कर सकते हैं, या तो उसकी पोजीशन फाइंड कर लें या तो उसका मोमेंटम फाइंड कर लें। हम एक वक्त में दो चीजें फाइंड नहीं कर सकते। तो हिजनबर्ग से भी इसकी जो कानून है वो डेविएट होता था, इसका जो नजरिया था उसके ख्याल से जो है वो डेविएट होता था। और चौथा पॉइंट ये है कि इसने सिर्फ स्मॉल एटम्स का ही स्पेक्ट्रा बताया, ठीक है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, इन छोटे छोटे एलिमेंट्स का जो स्पेक्ट्रा इसने बताया। बड़े एटम्स के अंदर जो स्पेक्ट्रा बनता है उसके बारे में इसने कोई बात नहीं की। इसके अलावा जो पांचवा इसका डिफेक्ट है वो ये है कि इसने सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में जो है वो हमें बताया, ठीक है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के जो है स्टडी की, उसमें कौन कौन आता है, उसमें हाइड्रोजन, उसमें लिथियम आयन और हीलियम आयन, इन एटम्स की जो इसने स्टडी करी, उन्हीं के बारे में इसने जो है बताया, उनके स्पेक्ट्रा के बारे में बताया। तो ये था नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने पढ़ा कि एटम में जो है ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट फिक्स हैं, उनकी एनर्जी फिक्स है, उनमें जो रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, नया एनर्जी को खारिज करता है, नया एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करता है तो हायर लेवल में चला जाता है, एनर्जी अगर इमिट करता है तो वो नीचे लेवल में आ जाता है, ठीक है। और जो एनर्जी होती है वो डिस्कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, ठीक है। और एनर्जी डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं आप, डेल्टा E इक्वल्स टू E2 माइनस E1। और इलेक्ट्रॉन्स के स्टेशनरी स्टेट सिर्फ वही हो सकते हैं जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π है। ये सारी बातें जो थी इसके पोस्टुलेट्स है। और जो डिफेक्ट्स है वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए कि ज़ीमैन इफेक्ट के बारे में नहीं बताया, स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हिजनबर्ग से जिनका नजरिया था वो डेविएट करता था, मिलता नहीं था बिल्कुल, ठीक है, उनका अपोजिट था। और इन्होंने जो है वो बड़े एटम्स के, लार्जर एटम्स के स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने जो बात की सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात की, बाकी बड़े एटम्स के बारे में कोई डिटेल उन्होंने नहीं फराहम की। तो ये था बोहर एटॉमिक मॉडल।